Assalamu alaikum students. I am Mohammad Masood. This is class number 9 of Introduction to Object-Oriented Programming with Java language. Today topics are number 1 constructor and number 2 type of constructor. तो बेसिकली आज हम जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है कंस्ट्रक्टर। तो आपको याद होगा मैंने जब कुछ प्रोग्राम बनाए थे लास्ट टाइम, लाइक मार्कशीट मैंने डिज़ाइन की थी, तो वहाँ मैंने कंस्ट्रक्टर का नाम लिया था आपसे। और जब कोई आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसी वक्त आप कंस्ट्रक्टर का नाम देते हैं, जो कि राउंड ब्रैकेट में आपने देखा होगा मैंने दिया था। तो आज हम उस तफसील से उसका टॉपिक को डिस्कस करते हैं कि कंस्ट्रक्टर बेसिकली होता क्या है और इसका काम क्या है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर कंस्ट्रक्टर की एक बहुत बड़ी अहमियत है, और इसका जो काम है वो ये है कि आप जो डेटा मेंबर वेरिएबल्स होते हैं उनको इनिशलाइज करना होता है। एट द जब आप जब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं उसी वक्त आप चाहते हैं क्या है कि उन डेटा मेंबर वेरिएबल्स की वैल्यू क्या हो जाए, इनिशलाइज हो जाए। तो इस मकसद के लिए हम कंस्ट्रक्टर को इस्तेमाल करते हैं। तो देख लीजिए कंस्ट्रक्टर है क्या। कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेथड ऑफ द क्लास दैट इज ऑटोमेटिकली रन और इन्वोक व्हेन एन ऑब्जेक्ट और इंस्टेंस ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड इज कॉल्ड अ कंस्ट्रक्टर। यानी कंस्ट्रक्टर क्या है, देखें क्लास के अंदर बेसिकली दो चीज़ें होती हैं। एक होते हैं डेटा मेंबर वेरिएबल्स, जैसा कि आप जानते हैं, और दूसरे होते हैं मेथड या डेटा मेंबर फंक्शन। तो कंस्ट्रक्टर भी क्या है, ये एक मेथड है या एक डेटा मेंबर फंक्शन है जो स्पेशल टाइप का होता है, जो ख़ास के किस्म का होता है। क्लियर। और ये जो है ऑटोमेटिकली क्या होता है, रन हो जाता है जब आप ऑब्जेक्ट या क्लास का इंस्टेंस आप क्रिएट कर रहे होते हैं। The main use of constructor is to initialize the data member variable of the class while creating an object or instance for the class. और इसका जो मेन मकसद है वो ये है कि इनिशलाइज द डेटा मेंबर वेरिएबल्स ऑफ द क्लास। जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं तो उस वक्त वो करता है क्या है कि उन डेटा मेंबर वेरिएबल्स की वैल्यू को इनिशलाइज कर लेता है। When you have not created a constructor in the class, the compiler will automatically create a default constructor of the class. अगर आप कोई कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं करते क्लास के अंदर, तो कंपाइलर खुद ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देगा, जिसका मकसद क्या होगा, द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इनिशलाइज ऑल न्यूमेरिक डेटा मेंबर वेरिएबल इन द क्लास टू जीरो एंड ऑल स्ट्रिंग एंड ऑब्जेक्ट वेरिएबल टू नल। और करेगा क्या, जितने भी जो न्यूमेरिक के वेरिएबल्स हैं, डेटा मेंबर वेरिएबल्स हैं, उनकी वैल्यू को इनिशलाइज करेगा ज़ीरो से, और जो स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल्स होंगे या ऑब्जेक्ट टाइप के वेरिएबल्स होंगे उनको वो इनिशलाइज कर देगा नल से। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कंस्ट्रक्टर का। कंस्ट्रक्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि जितने भी डेटा मेंबर वेरिएबल्स हैं उनको इनिशलाइज करना। क्लियर। ये इसका मकसद है। और ये स्पेशल टाइप का कंस्ट्रक्टर क्यों कहलाता है, इसके लिए आपको कुछ मैं यहाँ नीचे लिखे हुए सम की पॉइंट्स टू द कंस्ट्रक्टर। ये आपने कंस्ट्रक्टर के कुछ की पॉइंट्स हैं जो जिसकी बुनियाद पर आप कंस्ट्रक्टर को एक स्पेशल टाइप का मेथड या डेटा मेंबर फंक्शन कहते हो। वो क्या उसके की पॉइंट्स हैं या वो क्या स्पेशल उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। नंबर वन, कंस्ट्रक्टर हैज़ सेम नेम एज अ क्लास इटसेल्फ। यानी उसका जो नाम होगा कंस्ट्रक्टर का वो वही होगा जो क्लास का नाम होगा। पहली पहली प्रॉपर्टी तो ये है, कंस्ट्रक्टर चूंकि स्पेशल टाइप ऑफ मेथड है या डेटा मेंबर फंक्शन है, तो उसकी वजह क्या है कि उसका नाम और क्लास का नाम क्या होगा, सिमिलर होगा, सेम होगा। नंबर टू, अ क्लास कैन हैव एनी नंबर ऑफ कंस्ट्रक्टर। और एक क्लास के अंदर एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं। क्लियर। तो एक ये प्रॉपर्टी भी हो गई। अच्छा, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, अ कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप, नॉट इवन वाइड। अच्छा, कंस्ट्रक्टर की एक ख़ास प्रॉपर्टी ये है कि ये रिटर्न टाइप नहीं होता, इनकी वैल्यू जो है वो वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते। क्लियर। इवन ये कि आप देखिए देखा होगा जब आप मेथड बनाते हैं और ऐसा मेथड बनाते हैं जिसकी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं होती, तो आप उसके पीछे वाइड लगा लेते हो। यानी इसमें तो आपने वाइड भी नहीं लिखना, यानी इवन आप वाइड भी नहीं लिखेंगे आप।
यानी कोई भी रिटर्न टाइप आप नहीं लिखेंगे ना। वाइड भी बेसिकली एक रिटर्न टाइप ही की एक है, एक नाम है जिसमें वाइड होता है, मतलब कोई रिटर्न टाइप नहीं कर रहा है, लेकिन बेसिकली वाइड भी आप यहाँ पर नहीं लिखोगे आप। ओके, नंबर 4 है a constructor is automatically called when an object is created। और इसकी चौथी प्रॉपर्टी ये है कि जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं किसी भी क्लास का, तो ये जो यानी कि कंस्ट्रक्टर ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है या इन्वोक हो जाता है या रन हो जाता है। ओके, तो ये 4 प्रॉपर्टीज हैं कंस्ट्रक्टर की, इनको याद रखिएगा और इससे आपको बड़ी आसानी होगी जब भी आपको प्रोग्राम बनाएंगे, तो वहाँ पे समझने में आसानी होगी। क्लियर? अच्छा, अब है टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर की बेसिकली इसकी टाइप्स कितने किस्म के हैं, तो याद रखिएगा बेसिकली इसकी 3 तरह के टाइप्स हैं। नंबर 1 डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, नंबर 2 पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, नंबर 3 कॉपी कंस्ट्रक्टर। ये 3 तरह के क्या हैं कंस्ट्रक्टर्स हैं। ओके, और इनके बारे में देखते हैं ज़रा। नंबर 1 डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या है? Default constructor, the default constructor initialize all numeric data member variable in the class to 0 and all string and object variable to null। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जैसे मैं बता चुका हूँ, अगर आप वेरिएबल आप जो है कंस्ट्रक्टर खुद क्रिएट नहीं करते, खुद नहीं बनाते, तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली एक कंस्ट्रक्टर खुद बना लेता है और वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहलाता है। और उसका मकसद क्या होता है कि तमाम के तमाम डेटा मेंबर वेरिएबल्स हैं उनको इनिशलाइज कर दे, अगर और इनिशलाइज किन वैल्यू से कर दे, जो उनकी डिफॉल्ट वैल्यूज हैं। जस्ट लाइक अगर इंटीजर वैल्यू, इंटीजर न्यूमेरिक कि अगर वेरिएबल्स हैं तो उनको वो 0 से कर देगा, अगर स्ट्रिंग वेरिएबल्स हैं तो उनको वो नल से कर देगा, अगर वो ऑब्जेक्ट एन के वेरिएबल हैं तो उसको भी नल से कर देगा, अगर वो बुलियन एन के वेरिएबल है, याद रखिएगा एक टाइप और होती है बुलियन, जिसमें ट्रू और फॉल्स की वैल्यू होती है, तो बुलियन वैल्यू को जो वो इनिशियलाइज करेगा वो फॉल्स से करेगा। क्लियर? यानी बुलियन वेरिएबल्स को फॉल्स वैल्यू से इनिशियलाइज करेगा। तो ये कहलाते हैं क्या है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहलाते हैं। ठीक है, और इसमें कोई पैरामीटर नहीं होता, ये सिंपल इन्हें के एम जब कंस्ट्रक्टर लिखोगे तो सिंपल राउंड ब्रैकेट से इसको आप क्लोज करेंगे, इन्हें फो कंपाइलर खुद उसको क्लोज कर देता है। नंबर 2 है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अच्छा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर वो होते हैं अ कंस्ट्रक्टर विद एटलीस्ट वन पैरामीटर इज कॉल्ड अ पैरामीटराइज। यानी ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर आप कोई एक पैरामीटर या आर्गुमेंट की वैल्यू पास करें, तो वो क्या कहलाएगा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहलाएगा। इट इज पॉसिबल टू पास पैरामीटर या आर्गुमेंट फॉर इनिशियलाइज टू द कंस्ट्रक्टर, और आप उसको ये पॉसिबल है कि आप कोई आर्गुमेंट में कोई वैल्यू देकर उस कंस्ट्रक्टर की वैल्यू आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको इनिशियलाइज कर सकें। क्लियर? तो इसको हम क्या कहते हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहते हैं। यानी इसमें यूज़र जो है जो प्रोग्रामर जो है जब वो लिख रहा होता है तो वो अपने लिहाज से जो डेटा मेंबर की वेरिएबल्स की वैल्यूज़ है उनको अपने हिसाब से जो भी इसके रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक वो उसको इनिशियलाइज कर लेता है। The advantages of parameterized constructor is that you can initialize each object or instance of the class with a different value। और आप चाहें तो एक क्लास के 2 ऑब्जेक्ट बना लीजिए, और 2 ऑब्जेक्ट की जो जब बनाएंगे तो उस वक्त आप चाहें तो अपनी मर्जी के मुताबिक 2 डिफरेंट यानी कि वैल्यूज़ की मदद से 2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट को आप इनिशियलाइज कर सकते हैं। क्लियर? तो एक इसका एडवांटेज ये है कि आपके पास एक क्लास के 3 या जो 4 ऑब्जेक्ट बना लीजिए, और उन तमाम ऑब्जेक्ट के की जो डेटा मेंबर वेरिएबल्स होंगे या उनकी जो वैल्यूज़ होंगी वो आप अपनी मर्जी से उनको इनिशियलाइज कर सकते हैं और मुख्तलिफ तरीक़ों से इनिशियलाइज कर सकते हैं। नंबर 3 कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या है, द कंस्ट्रक्टर विच क्रिएटेड एन ऑब्जेक्ट बाय कॉपिंग वेरिएबल फ्रॉम एन अदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ कॉपी कंस्ट्रक्टर। जब आप किसी ऑब्जेक्ट से आप डेटा मेंबर वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करेंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कॉपी कंस्ट्रक्टर कहते हैं। क्लियर? तो ये 3 तरह के क्या है आपके पास कंस्ट्रक्टर थे, और भी है, लेकिन 2 और भी हैं, स्टैटिक भी है और एक और देखिए कंस्ट्रक्टर है, लेकिन बेसिकली अगर देखा जाए तो ये 3 कंस्ट्रक्टर को आप नॉर्मली ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। ओके जनाब, तो कंस्ट्रक्टर का एक कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर, इसको हम आगे देखते हैं और बाकायदा इसको डेमोस्ट्रेट करके देखते हैं कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कैसे होता है, कैसे काम करता है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है और कॉपी कंस्ट्रक्टर को कैसे हम यूज़ करते हैं। तो इसको हम डेमोस्ट्रेट करके देखते हैं।
तो आपने करना क्या है सबसे पहले तो आप अपना जो नेटबीन का आईडी इन्वायरमेंट है उसको आप ओपन कर लीजिए, रन कर लीजिए। यहाँ पर फाइल पे जाइए, न्यू प्रोजेक्ट ओपन कीजिए और यहाँ पर नेक्स्ट कीजिए और नाम लिख दीजिए। सपोज करें प्रोजेक्ट का नाम है स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट्स के नाम से आपने एक क्लास क्रिएट करा है। अच्छा, यहीं पर ही आप क्या करोगे, जो मेन क्लास है वो भी उसी एक फाइल के अंदर ही आप बना रहे हैं, ठीक है। इसको आप फिनिश कर दीजिए आप। ठीक है जनाब, तो ये आपके एक स्टूडेंट्स डॉट जावा की फ़ाइल ओपन हो गई है। अब आपने करना क्या है, जो अननेसेसरी कमेंट्स एरिया है इसको रिमूव कर लें ताकि आप एक ही स्क्रीन के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फुल स्क्रीन के ऊपर अपनी कोडिंग को देख सकें। और जैसे कि जानते हैं कि मेरी प्रैक्टिस ये है कि मैं ब्रैकेट्स जो इस्तेमाल करता हूँ वो ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट को ऊपर नीचे में रख के देखता हूँ ताकि मुझे देखने में आसानी हो। तो आप भी अगर इसी प्रैक्टिस को लेके चलेंगे तो ज़्यादा आपके लिए इजी हो जाएगा कोड को रीड करना, ठीक है। ये आपका मेन जो फंक्शन है उसका ब्लॉक हो गया और ये आपकी क्लास का जो ब्लॉक है वो ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब आपने करना क्या है कि जो स्टूडेंट्स की क्लास है इसके लिए आप दो या तीन मेंबर आप चाहें तो रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक एक टाइप यूज़ की इंटीजर और वेरिएबल का नाम दे दिया, सपोज करें रोल नंबर। ओके जनाब, और एक और आप ले लीजिए स्ट्रिंग टाइप ले लीजिए और इसके अंदर आपने स्टूडेंट का नेम आपने इनपुट ले लिया, वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया आपने, ठीक है। तो दो वेरिएबल आपने डिक्लेयर किए, एक रोल नंबर के नाम से और एक नेम के नाम से। नेम की टाइप स्ट्रिंग है, रोल नंबर की टाइप इंटीजर है। अच्छा, अब इनको आपने किसी भी वैल्यू से इनिशलाइज नहीं किया, ओके जनाब, ठीक है। अब करते क्या, और आपने यहाँ पर कोई क्लास के अंदर आपने कोई भी कंस्ट्रक्टर या कोई भी आपने मेथड वाला कुछ नहीं बनाया आपने, सिंपल। अब करते क्या है, सिंपल आप प्रिंट उसमें जाइए मेन फंक्शन के अंदर और यहाँ पर इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। कैसे क्रिएट करेंगे आप, जैसे कि जानते हैं क्लास का नाम क्या होता है, जो भी होता है उसको लिखते हैं आप। उसके बाद स्टूडेंट्स और आपने नाम दिया स्टूडेंट STU ऑब्जेक्ट वन, ठीक है। स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट वन है और इक्वल टू न्यू कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे। और इसके बाद जब आप जो क्लास का नेम लिखते हो, आपको याद होगा, तो उसके आगे आप ये दो राउंड ब्रैकेट आप लगाते हैं। ये वो तरीका है जिससे आप क्या करते हो, एक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स क्या है, एक क्लास नेम है, ठीक है। और इसकी मदद से क्या कर रहे हैं आप, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, उसका नाम रखा आपने STUOBJ1 स्टूडेंट ऑब्जेक्ट वन। और यहाँ पर आपने जो है न्यू कीवर्ड इस्तेमाल किया और यहाँ लिखा है स्टूडेंट्स, क्लास का नाम ही लिखा है लेकिन उसके आगे आपने दो ब्रैकेट लिखे हैं, सॉरी जो ब्रैकेट आपने देखिए जो राउंड ब्रैकेट है उनको आपने यूज़ किया है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक क्या है, कंस्ट्रक्टर है। जैसे कि आप जानते हैं कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम क्या होता है, सेम होता है। ये एक स्पेशल टाइप का मेथड होता है, ठीक है। तो इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि इस वक्त ये स्टूडेंट्स का जो मैथ कंस्ट्रक्टर है ये ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा या इन्वोक हो जाएगा। और इन डेटा मेंबर वेरिएबल्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो जो है इनिशलाइज हो जाएगी अपनी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू से। बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू का मतलब है इंटीजर ज़ीरो से हो जाएगा और जो स्ट्रिंग है वो नल से हो जाएगा, ठीक है। तो आपने बेसिकली यहाँ पर खुद से कोई कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं किया है लेकिन वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। और इसको कहते हैं क्या, इसे कहते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। क्लियर। अगर आप वैल्यू प्रिंट करना चाहें आप सिंपल यहाँ पर लिख दीजिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन और यहाँ पर आपने वैल्यू प्रिंट कर दी है, सपोज करें रोल नंबर इस, और यहाँ पर आप प्लस का सिंबल दीजिए कॉन्कैटिनेशन के तौर पर और यहाँ पर आप प्रिंट कर दीजिए वेरिएबल का नाम
ROLL। ठीक है जनाब। प्रिंट की स्पेलिंग देख लीजिए, प्रिंट लाइन सही लिखा है आपने। सिस्टम सिस्टम भी सही लिखा हुआ है। ठीक है जनाब, आपने यहाँ लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन रोल नंबर इस, जो ऑब्जेक्ट का नाम था वो था STUOBJ1 डॉट रोल नंबर। ओके। उसके बाद आप डिस्प्ले कर लीजिए नेम को भी इसी तरह से, इसको कॉपी कर लें इस लाइन को, कंट्रोल V से पेस्ट कीजिएगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और यहाँ लिखिए आप स्टूडेंट नेम इस, और उसके बाद यहाँ पर STUOBJ1 डॉट के बाद जो वेरिएबल नेम है, जो डेटा मेंबर है वो है नेम, उसे आप लिख दीजिए। तो अब आप देखें कि इसका आउटपुट क्या आता है। तो मैंने बताया था कि यहाँ पर चूंकि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बन जाता है, खुद कंपाइलर्स को यहाँ पे क्रिएट कर लेगा, और जो डेटा मेंबर्स वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू जो है इनिशलाइज हो जाएगी, इंटीजर जो है ज़ीरो से हो जाएगा और जो स्ट्रिंग है वो नल से हो जाएगा। तो इसको रन करके देखते हैं कि इसका आउटपुट स्क्रीन पर क्या आता है। तो नीचे देख लिया आउटपुट स्क्रीन के अंदर, यहाँ पर ये देख लीजिए इसका आउटपुट आ गया है, रोल नंबर इज 0, स्टूडेंट नेम इज नल। ओके। तो सिंपल आपने आउटपुट देख लिया कि इसका आउटपुट ये आया। अब हम करते क्या है, ये तो था डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जबकि आपने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है, कंपाइलर ने खुद ही यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया होगा। ठीक है। अब यानी प्रोग्रामर जो है खुद कंस्ट्रक्टर बनाना चाहता है, तो वो कैसे बनाएगा? कंस्ट्रक्टर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या है कि जो नाम रखेंगे वो वही नाम रखेंगे जो क्लास का नेम है। ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पर इसको आप यानी कि जो ब्रैकेट्स हैं उनको, राउंड ब्रैकेट्स, इनको आप सिंपल एम्प्टी रखिएगा। और अब आप जो है यहाँ पर जो डेटा मेंबर्स यानी कि वेरिएबल्स हैं, इनको आप अपनी मर्जी से इनिशियलाइज कर दीजिए। ठीक है। ROLL रोल इक्वल टू आपने कह दिया 10, और नेम इक्वल टू आसिफ। ओके जनाब। तो ये आपने जो अब आपने वैल्यू असाइन की है, ये कंस्ट्रक्टर खुद आपने बनाया है, और इसके अंदर जो है आपने वैल्यू अपनी मर्जी के मुताबिक इनिशलाइज कर ली है। ठीक है जनाब। अब आप इस प्रोग्राम को चला के देखें। तो ये जो है, अब याद रखिए, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं कहलाएगा, ये आपका बनाया हुआ कंस्ट्रक्टर है। इसको भी ऐसे ही आप इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे आप, और अब आप जब इसको डिस्प्ले करोगे तो ये जो डिस्प्ले होगा, ये इसकी वैल्यू जो अब आएगी वो ज़ीरो और नल नहीं होगी, बल्कि वो 10 और आसिफ की मदद, आसिफ जो आपने वैल्यू दी है उससे वो इनिशलाइज हो जाएगी। तो अब रन करके देखें प्रोग्राम का आउटपुट, देखें क्या आता है। देख लीजिए आउटपुट क्या आया, रोल नंबर इज 10 और स्टूडेंट नेम इज आसिफ। ठीक है। लेकिन अब याद रखिएगा ये डिफ़ॉल्ट यानी कि जो कंस्ट्रक्टर है ये नहीं है, ये आपने जो है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को आपने खुद से क्रिएट किया है। क्लियर? तो इसको आप जहन में रखिएगा कि ये जो है ये सिंपल कंस्ट्रक्टर है ये। ठीक है। अच्छा, अब हम जो कंस्ट्रक्टर बनाते हैं वो है पैरामीटराइज, यानी कि ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसके साथ आप कोई वैल्यू क्या कर सके, अपनी मर्जी से इनिशलाइज कर सके, पास कर सके, और फिर उससे वो इनिशलाइज हो। इसमें इस वाले केस में क्या होगा कि जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, हमेशा रोल नंबर 10 और नेम आसिफ जो है इसी वैल्यू से जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो इसी वैल्यू से इनिशलाइज होगा। ओके। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने करना ये है कि एक और कंस्ट्रक्टर बनाइए। और चूंकि आप जानते हैं दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि एक क्लास के अंदर मल्टीपल जो है कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं। बिल्कुल जनाब। तो इस एक और कंस्ट्रक्टर बना लीजिए आप, STUDENT स्टूडेंट्स, और अब के जो आप राउंड ब्रैकेट आप ओपन और क्लोज करेंगे इसमें कुछ पैरामीटर दे दीजिए। मिसाल के तौर पर रोल नंबर के लिए आपने कहा इंटीजर R, और
नेम के लिए दे दिया आपने स्ट्रिंग एन। ओके जनाब, अब यहां पर जो है आप वेरिएबल आप यूज कर लीजिए आर इक्वल रोल नंबर इक्वल टू आर के बराबर है, और नेम वेरिएबल जो है वो एन के बराबर है। क्लियर। अब यहाँ पर याद रखिएगा कि आपने जो रोल नंबर वेरिएबल है या नेम वेरिएबल है इसको इनिशियलाइज किया है इन वेरिएबल से, यानी कि आर से और एन से। और ये आर और एन की वैल्यू ये उस वक्त आप दोगे जब आप एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे क्लास का, तो और उसके साथ जब ये जो कंस्ट्रक्टर के साथ आप उसको इनिशियलाइज करोगे तो उस वक्त आप वेरिएबल्स की वैल्यू आप सेट करेंगे। क्लियर। तो अब देख लेते हैं, आप नीचे आप यहाँ पर लिख लीजिए मेन क्लास के अंदर स्टूडेंट stubj2 इक्वल टू न्यू, क्लास का जो नेम था वही कंस्ट्रक्टर का नाम है student स्टूडेंट्स। और यहाँ पर अब आप वैल्यू इनिशियलाइज करोगे आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। मिसाल के तौर पे आपने रोल नंबर दे दिया 101 और नाम दे दिया आपने इमरान। ओके जनाब, इमरान अहमद। तो जहन में रखिएगा ये बात कि अब आपने जब कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है या इन्वोक किया है ऑब्जेक्ट क्रिएट करते वक्त, तो वहीं पर ही आपने उसकी वैल्यू क्या कर दी, असाइन कर दी है, इनिशियलाइज कर दी है। यानी कि रोल नंबर जो आपने दिया है 101 दिया है, और इमरान अहमद जो दिया है वो सॉरी जो आपने नेम दिया है वो इमरान अहमद दिया है। एक बात याद रखिएगा, न्यूमेरिक वैल्यू का आप विदाउट कोटेशन लिखेंगे, और जो स्ट्रिंग वैल्यू है उसको आप हमेशा डबल कोटेशन के अंदर लिखेंगे। अब ये काम करने के बाद जब मैं दोबारा से इन वेरिएबल्स को आप प्रिंट करके दिखाऊंगा, तो देखें अब आउटपुट क्या आएगा। ठीक है जनाब। अच्छा, एक काम और कर लीजिए, यहाँ पर मैसेज लिख लें ताकि आपको समझ में आ जाए। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन दिस इज कंस्ट्रक्टर। अच्छा, ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है, आपने कंस्ट्रक्टर बना लिया है, लेकिन ये विदाउट पैरामीटराइज है। याद रखिए, या इसको कह सकते हैं नन। ठीक है, इसी लाइन को मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। और ये जो है ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, यहाँ पे आपने वैल्यू जो है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो आपने उस कंस्ट्रक्टर के साथ आपने वैल्यू भी आपने इनिशियलाइज कर दी, यानी पैरामीटर आपने पास किए, और जो डेटा मेंबर वेरिएबल्स हैं वो इन वैल्यू से इनिशियलाइज हो जाएगा। ठीक है जनाब, और अब इस प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट करके देखें। ठीक है, आप देखें इसका आउटपुट क्या आया। हेयर दिस इज नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। इसमें जो रोल नंबर है उसकी वैल्यू क्या है, 10 है, और स्टूडेंट नेम क्या है, आसिफ है। जबकि हेयर दिस इज अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे जो वैल्यू आपने पास की थी, अच्छा हाँ सॉरी, एक देखें जब भी आउटपुट सेम आ रहा है उसकी वजह क्या है। वजह ये कि जब आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था उसका नाम क्या रखा था आपने, stubj2, और यहाँ पे नाम क्या रखा हुआ है, stubj1। तो देखें आउटपुट में क्या आ रहा है, वही वैल्यूज आ रही हैं जो आपने फर्स्ट टाइम जब आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, तो उस वक्त आपके पास नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आपने यूज़ किया था, तो
वो वैल्यू रोल 10 और आसिफ से इनिशलाइज हुई थी, तो वही वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। तो आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, STU_OBJ2 कर लीजिए आप। तो देखें अब इसका आउटपुट क्या आएगा, रन कीजिए, देख लीजिए फर्स्ट टाइम जब वैल्यू पास हुई, वैल्यू जो है प्रिंट हुई, वो रोल नंबर 10 और स्टूडेंट नेम इज़ आसिफ। लेकिन सेकंड टाइम जब आपने कंस्ट्रक्टर को कॉल किया विद पैरामीटराइज, तो उसमें क्या हुआ कि रोल नंबर की वैल्यू क्या हो गया 101 और स्टूडेंट नेम क्या हो गया, इमरान अहमद हो गया। क्लियर। तो इस तरीके से आप जो है कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं। ये नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहलाता है, ये आपका जो है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहलाता है। ठीक है। अच्छा एक और बात, अगर मैं यहाँ पर एक और नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए, कंट्रोल C से कॉपी कीजिए और कंट्रोल V से पेस्ट कर लीजिए। यहाँ पर एक काम कीजिए, आप एक नया ऑब्जेक्ट और बनाइए 3 के नाम से, और उस वक्त आप ये करें कि यहाँ पर एक वैल्यू कुछ और दे दीजिए, 102 दे दीजिए आप, और नाम दे दीजिए आप, सपोज करें अली है, मोहम्मद अली। तो अब आप देखिए कि इसका आउटपुट किस तरह से आएगा। अब आपने जो है दो कंस्ट्रक्टर आपने क्रिएट किए जो कि पैरामीटराइज हैं, लेकिन दोनों के अंदर जो वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। ठीक है जनाब। तो और यहाँ पर याद रखिएगा ऑब्जेक्ट का नाम क्या रखेंगे, स्टूडेंट OBJ2 की जगह पे आप 3 कर लोगे, क्योंकि आपका जो तीसरा ऑब्जेक्ट है उसका नाम है स्टूडेंट OBJ3। क्लियर। तो मेमोरी के अंदर याद रखिएगा 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए हैं, एक हुआ है STU_OBJ1, एक हुआ है STU_OBJ2, एक हुआ है STU_OBJ3। 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए इन मेमोरी के अंदर। फर्स्ट ऑब्जेक्ट के अंदर जो डेटा मेंबर वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू जो है रोल नंबर 10 है और नेम जो है वो आसिफ है। और सेकंड ऑब्जेक्ट के अंदर जो है आपने जब कंस्ट्रक्टर कॉल किया तो उसके अंदर जो वैल्यू आपने इनिशलाइज की, यानी कि रोल नंबर 101 से और नेम जो है इमरान अहमद से, तो फिर यहाँ पर जो डिस्प्ले होगा ऑब्जेक्ट 2, उसमें रोल नंबर जो है वो 101 होगा और नेम जो है वो इमरान अहमद होगा। और जो तीसरा आपने कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, तीसरा जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और उस वक्त जो आपने कंस्ट्रक्टर के अंदर जो वैल्यू इनिशियलाइज की, वो आपने रोल नंबर दिया है 102 और नाम दिया है मोहम्मद अली। तो याद रखिएगा तीसरे ऑब्जेक्ट के अंदर रोल नंबर की वैल्यू 102 से इनिशियलाइज हो जाएगी और नेम जो है मोहम्मद अली से इनिशियलाइज हो जाएगा। और फिर इन तीनों को आपने 1 बाय 1 डिस्प्ले करके देख लिया है। इसका देख लिया आउटपुट देख लीजिएगा। अब आउटपुट जो है 2 नहीं आएंगे बल्कि 3 ऑब्जेक्ट के आउटपुट आएंगे। तो आप देख लीजिए इन तीनों के अंदर उनकी वैल्यूज़ क्या होगी। फर्स्ट ऑब्जेक्ट के अंदर रोल नंबर क्या है, 10 है और नेम क्या है, आसिफ है। दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर रोल नंबर की वैल्यू क्या है, 101 है और स्टूडेंट नेम की वैल्यू क्या है, इमरान अहमद है। और तीसरे ऑब्जेक्ट के अंदर रोल नंबर की वैल्यू क्या है, 102 है और स्टूडेंट नेम की वैल्यू क्या है, मोहम्मद अली है। ओके जनाब, तो ये थे आपके पास, आपका कॉन्सेप्ट था कंस्ट्रक्टर कैसे आप जो है वो बनाते हैं और कैसे उसको जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उस वक्त ही आप कंस्ट्रक्टर का नाम देते हैं और उसी वक्त ही वो कंस्ट्रक्टर जो है वो मेथड जो है वो कॉल हो जाता है। और उसका काम क्या होता है कि उन डेटा मेंबर वेरिएबल्स वैल्यू जो अपने ऊपर क्लास में ली होती है उनको वो इनिशलाइज कर देता है। तो यहाँ पर आपने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को देखा, नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को देखा और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को भी आपने देख लिया है। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, जब हमें ये बात मालूम है कि एक क्लास के अंदर मल्टीपल कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, तो याद रखिएगा चूंकि नाम इनका सेम होता है, जैसे ये लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, ये एक कंस्ट्रक्टर है, ये दूसरा कंस्ट्रक्टर है स्टूडेंट्स, लेकिन इसमें क्या है, इसमें कोई पैरामीटर नहीं है और इसमें जो है 2 पैरामीटर है। तो याद रखिएगा इस कॉन्सेप्ट को एक और नाम भी दिया जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर, उसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ओके। यानी कि इस केस के अंदर एक ही नाम के बहुत सारे कंस्ट्रक्टर होंगे और कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं जिनके अंदर पैरामीटर डिफरेंट हो, जिनके अंदर पैरामीटर की टाइप डिफरेंट हो, तो ऐसा मुमकिन है। तो फिर उनको हम कहते हैं क्या है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कहते हैं। तो इस वक्त अगर देखा जाए तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या हो रहा है, फुलफिल हो रहा है। ओके। तो आपने ये भी देख लिया, आपने कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टर की टाइप भी देख लिया आपने, और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट भी आपने यहाँ पर समझ लिया और सीख लिया।
अच्छा, उसके साथ अब एक आपका और कॉन्सेप्ट रह गया, वो है कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो वो कैसे आप उसको करोगे? क्योंकि कॉपी कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन ये कि वो दूसरा वो जो कंस्ट्रक्टर है वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से वो उसकी वैल्यू इनिशियलाइज होती है, इस लिहाज से उसको हम कॉपी कंस्ट्रक्टर कहते हैं। और उसका कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है, उसको हम देखते हैं डेमोस्ट्रेट करके। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर के लिए आप क्या करें, सबसे पहले आप यहाँ पर एक और कंस्ट्रक्टर बना लीजिए आप, स्टूडेंट्स। और इसके अंदर आप दे दीजिए जो पैरामीटर देंगे वो किसी दूसरे क्लास का ऑब्जेक्ट ही देंगे आप, मतलब ऑब्जेक्ट किसी और का ऑब्जेक्ट दे देंगे। तो वो चूँकि क्लास का जो वेरिएबल होता है वो ऑब्जेक्ट लाता है, तो यहाँ पर लिख दीजिए आप स्टूडेंट और एस टी यू कर दें। क्लियर? ठीक है। अब यहाँ पे जो पैरामीटर है वो कोई एक मेंबर नहीं दिया, बल्कि मैंने पूरी क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वही मैंने यहाँ पर पास कर दिया इस पैरामीटर के अंदर। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, जो कॉपी कंस्ट्रक्टर है उसको मैं लिख दिया स्टूडेंट्स। ठीक है। और यहाँ पर जो है मैंने स्टूडेंट्स क्लास का जो एक ऑब्जेक्ट है वही मैंने पास कर दिया। ठीक है। और नीचे क्या लिखा है मैंने, जो रोल नंबर है, जो डेटा मेमो वेरिएबल है, उसको मैंने एस टी यू डॉट रोल से मैंने क्या कर दिया, इनिशलाइज कर दिया। इसी तरह से जो नेम है वो भी मैंने एस टी यू नेम से मैंने इसको इनिशलाइज कर दिया। अब आपने करना क्या है? अच्छा, इस वक्त यहाँ पे पब्लिक आप अगर नहीं भी लिखेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक ही कंसिडर किया जाएगा, उसको हटा दें फिलहाल आप, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है रहे कि देखें तीनों कंस्ट्रक्टर के साथ आपके पास कोई भी चीज़ यहाँ लिखी हुई नहीं, ना वाइड लिखा हुआ है ना कुछ और लिखा हुआ है। ठीक है। सिर्फ पब्लिक लिख सकते हैं, कंस्ट्रक्टर नॉर्मली पब्लिक बाय डिफॉल्ट पब्लिक ही होते हैं। अच्छा, तो ये तीन कंस्ट्रक्टर हो गए। ठीक है, ये नॉन पैरामीटराइज है, ये पैरामीटराइज है, और ये कॉपी कंस्ट्रक्टर है, याद रखिएगा। ठीक है। अब इसकी वैल्यू को हम नीचे डिस्प्ले करके देखते हैं, किस तरह देखेंगे। फॉर एग्जांपल ये तो खैर जो भी था, अगर चाहें तो इनको आप फिलहाल रिमूव कर लें, सिर्फ समझ, या चलें इनको रहन दीजिए। सिर्फ नीचे क्या करते हैं, एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। हम ऐसा करते हैं कि उसको जो हमने ऑब्जेक्ट नंबर 3 है, इसकी जो वैल्यू हमने जो इनिशियलाइज की है उसी को हम ऑब्जेक्ट नंबर 4 में कॉपी कर देते हैं। कैसे कॉपी करेंगे? सिंपल, याद रखिएगा, जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो एस टी यू डी ई एन टी स्टूडेंट्स, एस टी यू ओ बी जे 4 कह दीजिए आप। ठीक है, ये चौथा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। और इसके साथ आपने कहा न्यू, और यहाँ पे आप दे रहे हो एस टी स्टूडेंट्स का कंस्ट्रक्टर एस टी यू डी एन टी स्टूडेंट्स, और इसके ब्रैकेट के अंदर आप क्या कर रहे हो, एस टी यू स्टूडेंट्स और एस टी यू ओ बी जे 3। क्लियर? यानी यहाँ पे जो है जो आप ऑब्जेक्ट आप दे रहे हो वो थर्ड ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे पास कर रहे हो। ठीक है। और तीसरे ऑब्जेक्ट के अंदर जो वैल्यू आपने रखी थी वो आपने जो रोल नंबर था वो 102 था, और नाम मोहम्मद अली था। याद, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है। तो ये कहलाता है क्या है, कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉन्सेप्ट कहलाता है। यानी कि आपने बाकायदा जब आपने कंस्ट्रक्टर कॉल किया है तो यहाँ पर आप नोट करें कि यहाँ पे आपने जो पैरामीटर दिया है वो सिंपल आर्म्स पैरामीटर नहीं है, बल्कि ये एक ऑब्जेक्ट पैरामीटर आपने पास कर दिया है। क्लियर? और ऑब्जेक्ट क्या है, वो भी स्टूडेंट क्लास का ही ऑब्जेक्ट है। तो इससे होगा क्या कि इस ऑब्जेक्ट क्लास जो ऑब्जेक्ट 3 के जो ऑब्जेक्ट्स में जो दो डेटा मेमोरी वेरिएबल्स हैं, उनकी जो वैल्यू होगी वो ऑब्जेक्ट 4 के अंदर क्या हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी। तो अगर इसको डिस्प्ले करना चाहें तो आप डिस्प्ले कर सकते हैं कि मैं यहाँ पर देखिए आप इस दो लाइन को कॉपी करता हूँ फिलहाल। ठीक है।
और नीचे आप पेस्ट कर लीजिए। यहां पर एक बात का ख्याल कीजिएगा कि ये अब ऑब्जेक्ट नंबर क्या है, 4 है। तो जो ऑब्जेक्ट नंबर 3 में वैल्यू थी रोल नंबर की और नेम की, वही वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, प्रिंट कॉपी हो जाएगी और वही वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करेगा। तो जो लास्ट यानी कि जो आपके पास यानी कि जो ऑब्जेक्ट नंबर 3 था उसमें जो वैल्यू थी, वही वैल्यू कॉपी हो गई है ऑब्जेक्ट नंबर 4 के अंदर। इसको क्या कहते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर कहते हैं। आप चला के देखें इसको, इसका देखें आउटपुट क्या आता है। जी नोट कीजिए आप, लास्ट के अंदर देखिए आप कि जो रोल नंबर 102 था और नेम मोहम्मद अली था, वही देखें कस्टमर कॉपी के अंदर रोल नंबर 102 और स्टूडेंट नेम क्या है, मोहम्मद अली। अगर इसको थोड़ा मजीद और समझना चाहें, एक काम कर लीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए ये जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे लिख दें ऑब्जेक्ट नंबर 4, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये ऑब्जेक्ट नंबर 4 की वैल्यू डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। और ये वही वैल्यू होगी जो यहां पर आप जो ऑब्जेक्ट आप यहां पर पास करोगे। मिसाल के तौर पर मैं यहां पर अब स्टूडेंट STUOBJ1 को पास कर देता हूं। क्लियर, इस बात को जहन में रखिएगा। तो अब STU ऑब्जेक्ट 1 के अंदर वैल्यू क्या थी, याद रखिएगा, यहां पे आपने वैल्यू स्टोर कर रखी थी आपने, जो आपके पास है यहाँ पे रोल नंबर 10 है और नेम के आसिफ है। तो STUOBJ1 के अंदर आपने कोई वैल्यू यहाँ पे कोई पैरामीटर में कोई वैल्यू पास नहीं की थी, तो जो बाय डिफॉल्ट आपने वैल्यू वहाँ रखी हुई थी रोल नंबर 10 और नेम आसिफ, तो वही वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट नंबर 4 में कॉपी हो जाएगी। क्लियर, आप इसको रन करके देख लीजिए, चला के देख लीजिए आप। और मैं यहाँ पर एक हेडिंग डाल देता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाए। और ये कहलाता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। सेव कीजिए, रन करके देखें प्रोग्राम को, देख लीजिए। लास्ट में आप नोट कीजिएगा, फर्स्ट जो आपके पास ऑब्जेक्ट बना था उसमें रोल नंबर की वैल्यू क्या थी, 10 थी और नेम क्या था, आसिफ था। ओके, सेकंड ऑब्जेक्ट जो बनाया आपने उसमें रोल नंबर की वैल्यू क्या थी, 101 थी और स्टूडेंट नेम आपका इमरान अहमद था और ये पैरामीटराइज था। इसमें आपने कंस्ट्रक्टर के साथ आपने पैरामीटर को पास किया था और उस वैल्यू से आपने डेटा मेंबर वेरिएबल की वैल्यू को इनिशियलाइज किया था। उसके बाद ऑब्जेक्ट नंबर 3 के अंदर यहां पर भी देख लीजिए आप, रोल नंबर इस 102 है और स्टूडेंट नेम क्या है, मोहम्मद अली है। लेकिन जब कॉपी कंस्ट्रक्टर आपने जब चौथा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसको आपने कॉपी कर दिया था ऑब्जेक्ट नंबर 1 से। तो यहां देखें ऑब्जेक्ट नंबर 4 के अंदर जो रोल नंबर की वैल्यू क्या पड़ी हुई है, 10, और ऑब्जेक्ट नंबर 4 में स्टूडेंट नेम क्या पड़ा हुआ है, आसिफ। क्लियर, तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये कहलाता है आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट है। यानी कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को आप क्या करते हो, कंस्ट्रक्टर के अंदर पास कर देते हो और फिर उसी ऑब्जेक्ट की जो जितने भी डेटा मेंबर वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू उस क्लास की के जो डेटा मेंबर वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू के साथ वो इनिशियलाइज हो जाते हैं। क्लियर, तो कभी अगर इसकी जरूरत पड़े कि आप किसी क्लास के जो डेटा मेंबर वेरिएबल्स हैं वो उनकी वैल्यू को आप किसी दूसरी क्लास के डेटा मेंबर वेरिएबल्स की वैल्यू के साथ इनिशियलाइज करना चाहते हैं, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए इसमें एक बात का ख्याल कीजिएगा कि जो डेटा मेंबर वेरिएबल्स हैं दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर, दोनों क्लास के अंदर क्या होना चाहिए, सेम टाइप के और सेम तरतीब में होने चाहिए, तब जाके वो डेटा को कॉपी करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। क्लियर, तो ये कॉन्सेप्ट था कॉपी कंस्ट्रक्टर का। उम्मीद है कि कंस्ट्रक्टर आपको समझ में आ गया होगा। कुछ बातें आपने याद रखनी है कंस्ट्रक्टर के हवाले से। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर, एक मेथड होता है जो कि स्पेशल टाइप का मेथड है जिसकी कुछ खास प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली प्रॉपर्टी ये है, जो क्लास का नाम होता है वही कंस्ट्रक्टर का नाम होता है, पहली प्रॉपर्टी ये। दूसरी प्रॉपर्टी ये कि जो कंस्ट्रक्टर जो है ये इसकी जो रिटर्न टाइप है वो नहीं होती। इवन ये आप वहाँ पर वाइड भी नहीं लिखेंगे। या आप देख लीजिए, अगर मैं यहाँ पर वाइड लिखना चाहूँ कि भाई ये ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसकी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही, तो याद रखिएगा ये आपको जब रन करेंगे तो इस तरह से ये एरर दे सकता है। क्लियर, देख लीजिए आपने यहाँ पे देखे एरर शो हो गया है। तो याद रखिएगा किसी भी कंस्ट्रक्टर से पीछे आप वाइड भी नहीं लिखेंगे। ओके,
और कंस्ट्रक्टर का ये दो प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी ये कंस्ट्रक्टर जो है एक क्लास के अंदर मल्टीपल हो सकते हैं, मेनी कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं। कोई कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर नहीं होगा, किसी कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटर्स दो होंगे, किसी में तीन होंगे, ऐसा हो सकता है। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो पैरामीटर्स हैं उनके टाइप जो एक में कुछ और हो, दूसरे में कुछ और, दूसरे कंस्ट्रक्टर में कुछ और हो सकती हैं। तो इनको हम कहते क्या है कि ये इनको एक नाम हमने और भी बताया था कि इन कंस्ट्रक्टर को हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी कहते हैं। क्लियर। उसके बाद हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को देखा, जिसके अंदर डिफरेंट पैरामीटर हमने पास करके देखे थे। एटलीस्ट जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है उसके अंदर एक जो है कम से कम पैरामीटर आप पास कर सकते हैं, करते हैं, और उसमें मल्टीपल पैरामीटर भी हो सकते हैं। उसके अलावा आपने जो है कॉपी कंस्ट्रक्टर को देखा। कॉपी कंस्ट्रक्टर में होता क्या है कि एक क्लास के ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर को कॉपी कर लेते हैं दूसरी क्लास के जो डेटा मेंबर वेरिएबल्स हैं उसके अंदर। ठीक है जनाब, तो ये कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट था जो कि मैंने आज आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ इसको आप प्रैक्टिस करके देखिएगा। इसी एग्जाम्पल को आपने कई दफ़ा प्रैक्टिस करनी ताकि आप का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, यहाँ पर फिलहाल इनकैप्सुलेशन की वायलेशन हो रही है। उसकी वजह क्या है कि मैंने जो डेटा मेंबर वेरिएबल्स हैं ये पब्लिक, जब आप उनको डिफाइन नहीं करते प्राइवेटली तो वो क्या होते हैं, पब्लिक होते हैं। यही वजह है कि मैं इन तमाम डेटा मेंबर वेरिएबल्स की वैल्यू को डायरेक्टली मेन फंक्शन में डिस्प्ले करके दिखा रहा हूँ, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा हमेशा। तो यहाँ पर बेसिकली इनकैप्सुलेशन की वायलेशन हो रही है। होना तो ये चाहिए था कि इन डेटा मेंबर वेरिएबल्स की वैल्यू को मैं किसी ना किसी मेथड के जरिए डिस्प्ले करवाता तो ज़्यादा बेहतर होता। ओके, तो मैं आपको चाहिए, मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, आपने करना क्या है कि जो दो लाइनें आपने डिस्प्ले करवा यहाँ पे करवाई है इनका एक मेथड बना लीजिए। कहाँ पर? यहाँ पर स्टूडेंट्स की क्लास के अंदर, और फिर उसकी मदद से आप डिस्प्ले करके बताएं। मिसाल के तौर पर मैं इसको यूँ कर सकता हूँ कि चलें आपको मैं अभी यहाँ पे मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर आप एक मेथड बनाइए जस्ट लाइक वाइड डिस्प्ले स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। क्लियर। ये बहुत बड़ा नाम लेने रख दिया है, ठीक है, रख सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। और इस मेथड के अंदर मैंने ये दो लाइनें यहाँ पर डिस्प्ले कर, दो लाइनें मैंने प्रिंट करवा दी। ठीक है जनाब, क्लियर। कॉपी यहाँ पे कर लीजिए और यहाँ पर उसको पेस्ट कर लीजिए। अच्छा, अब यहाँ पर चूंकि आपने यहाँ पर ये काम कर लिया है तो इसका फ़ायदा ये होगा कि अब यहाँ पे आपको जो है डायरेक्टली डेटा मेंबर प्रिंट करवा सकते हैं, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल रोल नंबर लिख दीजिए, ऑब्जेक्ट का नाम हटा दें यहाँ से। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, आपने इसका नाम रखा है डिस्प्ले स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि इस जगह के ऊपर ये दो लाइनें आप रिमूव कर दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए आप स्टूडेंट STUOBJ1 डॉट डिस्प्ले स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, ये लिख दीजिए आप सिंपल। ठीक है। तो इसमें ये फायदा होगा कि यहाँ पर आपको जो आप ऑब्जेक्ट का नाम बार बार चेंज कर रहे थे डेटा मेंबर वेरिएबल के साथ, तो उसकी भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल बस ये एक लाइन लिख दीजिए, इधर भी यही काम कर दीजिए। इसको कॉपी कर लें यहाँ से आप, और इन दो लाइनों की जगह के ऊपर सिर्फ इस फंक्शन को या इस मेथड को कॉल कर लें। ओके, और इधर भी ये काम कर लीजिए आप। ठीक है जनाब, देखिए प्रोग्राम आपका मेन के अंदर और छोटा हो गया है। क्लियर। ठीक है, ये कॉपी का स्ट्रक्चर का एरिया हो गया, और ये आपने रखा हुआ है ऑब्जेक्ट नंबर 3 को डिस्प्ले करना चाहते हैं, ये उसके लिए आपने डिस्प्ले करवा दिया है। ठीक है जनाब, तो देखिए प्रोग्राम आपका मज़ीद छोटा हो गया है, और यहाँ पर
इसको समझ लीजिए। ठीक है जनाब, ये देख लीजिए आप। पहले आपने सिंपल यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट नंबर 1 स्टूडेंट का। और इसके अंदर आपने यहाँ पर जो है नॉन पैरामीटराइज यानी कि कोई आपने वैल्यू पास नहीं की हुई, सिंपल सा कंस्ट्रक्टर है ये। और इसके बाद आपने डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन आपने डिस्प्ले करके दिखा दिया है। ठीक है, यहाँ पर जो वैल्यू डिस्प्ले होगी, याद रखिए जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू आपने रखी थी आपने, यानी कि रोल नंबर 10 और नेम आसिफ, वो वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। जबकि यहाँ पर क्या होगा, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, यहाँ पे जो वैल्यू आपने कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है उस वक्त आपने उसकी वैल्यू को आपने यहाँ पे सेट कर दिया है। तो इन पैरामीटर्स से वैल्यू क्या हो जाएगी, इनिशियलाइज हो जाएगी डेटा मेंबर वेरिएबल्स की, यानी रोल नंबर की और नेम की। तो इसको क्या कहते हैं हम, कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहते हैं। और उसके बाद हमने उनकी वैल्यू को भी डिस्प्ले करके यहाँ पे देख लिया। क्लियर। उसके बाद ये आपके पास क्या है, ये भी पैरामीटराइज है। यहाँ पर मैं फिर जो डिफरेंट वैल्यू से हमने उसको इनिशियलाइज किया है, रोल नंबर 102 और नेम मोहम्मद अली। ओके। अच्छा, यहाँ पर क्या है, कॉपी कंस्ट्रक्टर है। यहाँ पर हमने क्या कर दिया है कि जो आपके पास जो हमने नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ऑब्जेक्ट 4, उसको हमने क्या कर दिया, रेफरेंस दे दिया दूसरे ऑब्जेक्ट का, यानी कि स्टूडेंट ऑब्जेक्ट नंबर 1। तो चूंकि ऑब्जेक्ट नंबर 1 के अंदर रोल नंबर की वैल्यू 10 है और नेम आसिफ है, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी किसके अंदर, स्टूडेंट नंबर 4 के अंदर, ऑब्जेक्ट नंबर 4 के अंदर। और यहाँ पे जो वैल्यू डिस्प्ले करेगा वो जो है ऑब्जेक्ट नंबर 1 की जो वैल्यू थी वही डिस्प्ले कर देगा ऑब्जेक्ट नंबर 4 के अंदर। क्लियर। तो इसको आप रन करके देख लीजिए। तो देख लीजिए यहाँ पर आउटपुट क्या आ रहा है, नोट कीजिए। सबसे टॉप के ऊपर नॉन पैरामीटराइज जो कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर रोल नंबर 10 है, नेम आसिफ है। उसके बाद अच्छा, यहाँ पर तमाम के तमाम जो वैल्यूज़ हैं वो वही डिस्प्ले कर रहा है। तो एक यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो रही है कि वैल्यू चेंज नहीं हो रही। ठीक है, तो उसकी वजह क्या है, वजह यही है कि यहाँ पर आपने stubj1 दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, आपने जो कॉपी किया था, कॉपी करते हुए यही प्रॉब्लम होती है कि आप उसमें चेंज करना चाहिए था। आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था obj1, तो यहाँ पे आपने जो डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन करवाई वो ऑब्जेक्ट 1 की करवाई है, बिल्कुल ठीक है। अब सेकंड के अंदर जब आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था एस ऑब्जेक्ट 2, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप कि स्टूडेंट ऑब्जेक्ट 2 की वैल्यू को डिस्प्ले करे। क्लियर। इसी तरह से यहाँ पर भी क्या करोगे आप, 3 ऑब्जेक्ट की को आप डिस्प्ले करके दिखाओगे और यहाँ पर 4 को। क्लियर। तो इस बात को आप देखिएगा, क्योंकि अगर ये छोटी मोटी आपने अगर इन मिस्टेक्स को आपने सही नहीं किया तो आउटपुट सही नहीं आएगा, याद रखिएगा। क्लियर। अब प्रोग्राम को चला के देखें ज़रा, देखिए आउटपुट क्या आना चाहिए। नोट कर लीजिए, जो फर्स्ट यानी कि ऑब्जेक्ट है उसके अंदर रोल नंबर क्या है, 10 है और नेम क्या है, आसिफ है। सेकंड ऑब्जेक्ट के अंदर रोल नंबर क्या है, 101 है और नेम क्या है, इमरान अहमद है। तीसरे ऑब्जेक्ट के अंदर आप देख लीजिए, ये भी पैरामीटराइज यानी कि कंस्ट्रक्टर है, इसके अंदर 102 है और नेम जो है मोहम्मद अली है। जो ऑब्जेक्ट नंबर 4 है, यहाँ पे नोट कीजिएगा, रोल नंबर की वैल्यू क्या आ रही है, 10 और स्टूडेंट नेम क्या आ रहा है, आसिफ, क्योंकि आपने कॉपी किया है ऑब्जेक्ट नंबर 1 को ऑब्जेक्ट नंबर 4 के अंदर। दैट इज कॉल्ड कॉपी कंस्ट्रक्टर। ओके जनाब, उम्मीद करता हूँ कि आपको कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसे प्लीज़ एक दफ़ा आप लोग ट्राई करके दोबारा देखें और कुछ पैरामीटर्स, कुछ जो डेटा मेमोरी वेरिएबल्स हैं उनको आप बढ़ा लीजिएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बूलियन डेटा टाइप को भी चूज़ करके देख लीजिए कि उसमें वो वैल्यू किस तरह से इनिशियलाइज करता है। ठीक है, उसमें याद रखिएगा जो वैल्यू होती है वो सिर्फ 2 ही वैल्यू हो सकती है, ट्रू या फॉल्स। तो उम्मीद करता हूँ वो आप खुद से इसको करके देखेंगे। ठीक है जनाब, तो इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।